प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है। प्लेट के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लेटें होती क्या हैं। देखो जरा एक बार सामने देखो, प्लेट है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की आकृति है वो अंडाकार है, अंडे जैसी आकृति है। ये अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगर प्लेट है यानी पृथ्वी के धरातल से अगर केंद्र की ओर चले तो केंद्र की दूरी है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। और धरातल से गहराई की ओर जाएं तो औसतन 100 किलोमीटर की गहराई पर धरती के अंदर जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और जहां पर ये चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है यानी धरातल से औसतन 100 किलोमीटर की गहराई तक का हिस्सा है वो कहलाता है पृथ्वी की प्लेट। क्या कहलाता है? पृथ्वी की प्लेट कहलाता है। यानी इन प्लेटों की जो औसत मोटाई है वो कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मोटे जो स्थल खंड हैं उसको अपन ने प्लेट है वो नाम दे रखा है। अब ये अपन ने बात कर ली कि पृथ्वी के धरातल पर इस तरह की कई प्लेटें हैं वो पाई जाती हैं। अब ये जो प्लेट शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया वो किया गया था टूजो विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? टूजो विल्सन के द्वारा। यानी प्लेट शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? टूजो विल्सन ने दिया था। अब एक शब्द और आता है वो है प्लेट विवर्तनिकी। क्या नाम है? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी। अब प्लेट विवर्तनिकी है, इसका मतलब क्या है? प्लेट विवर्तनिकी है, इसका मतलब क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये शब्द है वो दिया किसने। तो प्लेट विवर्तनिकी शब्द है वो दिया सबसे पहले किसने? मोर्गन ने। किसने दिया था? मोर्गन ने, जिसने बड़ी प्लेटों की कितनी संख्या बताई थी? 6 बड़ी प्लेटें। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यानी अमेरिकन प्लेट को अगर अपन दो हिस्सों में वो बांट दें, एक उत्तरी अमेरिकन और एक दक्षिणी अमेरिकन, तब बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। लेकिन मोर्गन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक ही हिस्सा मानता है, अमेरिकन प्लेट। तो मोर्गन के अनुसार प्लेटें कितनी? 6 बड़ी प्लेटों की संख्या थी ये। और प्लेट विवर्तनी के शब्द भी किसने दिया? मोर्गन ने दिया। प्लेट शब्द किसने दिया? टूजो विल्सन ने। अब बात करते हैं कि प्लेट विवर्तनी की है क्या। तो प्लेट विवर्तनी की क्या है इसके लिए अपन देखते हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी का धरातल है और धरातल की ये 100 किलोमीटर मोटा हिस्सा है, अपन ऊपर की सतह से है वो देख रहे हैं। और ये दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के सम्मुख है वो गति कर रही हैं, एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। तो प्लेटों के इनकी जो गति होती है ना वो एक दूसरे के सापेक्ष देखी जाती है, एक दूसरे के सापेक्ष देखी जाती है। सापेक्ष का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं कह दूं कि ए है या ऐसे कोई भी नाम है, जैसे मान लो, ठीक है, एक लड़के का नाम है विवेक और एक लड़के का नाम है मुकेश। अब मैं कह रहा हूं कि मुकेश की हाइट है वो ज्यादा है, मुकेश की हाइट कम है, विवेक की हाइट ज्यादा है। ये मैं सापेक्ष बात कर रहा हूं, रिलेटिव बात कर रहा हूं, एक दूसरे से तुलनात्मक बात कर रहा हूं। हो सकता है विवेक की हाइट है वो 5 फीट हो, और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश की हाइट है वो सिर्फ 4 ही फीट हो। ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि विवेक की हाइट 7 फीट हो और मुकेश की हाइट 6 फीट हो। ऐसा भी हो सकता है। यानी तुलनात्मक है वो, सापेक्ष रिलेटिव है वो बात कर रहा हूं। तो जब भी प्लेटों की गति की बात आएगी एक दूसरे के रिलेटिव है, एक दूसरे के सापेक्ष है वो अपन बात कर रहे हैं। अब प्लेटों की गति की वजह से 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं। या तो दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर सकती हैं, या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर है वो जा सकती हैं, या एक दूसरे के अगल बगल में है वो जा सकती हैं। तो प्लेटों की गति कितने तरह की? 3 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। ठीक है। अगर प्लेटें पास में आई तो होगा अभिसरण, एक दूसरे से दूर गई अपसरण, और अगल बगल में सरक गई संरक्षी प्लेट है वो अपन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, प्लेटों के सीमांत भाग, प्लेटों का किनारे वाला हिस्सा है यानी सीमांत भाग। ठीक है। जैसे मान लो अगर जैसे ये कॉपी है, अगर इस कॉपी है, ये मान लो एक प्लेट है, तो प्लेट का ये जो किनारे वाला हिस्सा है ना, ये प्लेट का किनारे वाला हिस्सा सीमांत भाग है, इसको कहा जाता है प्लेट किनारा। क्या कहा जाता है? प्लेट किनारा। सिर्फ जो सीमांत भाग है जहां पर सीमा अंत हो रही है प्लेट की, ये सीमांत भाग।
ये सीमांत भाग, ये प्लेट किनारा, ये सीमांत भाग, ये भी प्लेट किनारा, ये सीमांत भाग, ये भी प्लेट किनारा। तो प्लेट का सीमा जहां पर अंत हो रही है, सीमांत भाग है, वो कहलाता है प्लेट किनारा। क्या कहलाता है? प्लेट किनारा। तो इसका मतलब प्लेट किनारा है या प्लेट मार्जिन है, इसका मतलब हो गया प्लेट का सीमांत भाग, प्लेट का सीमांत भाग। ये बात समझ आ रही है? ये सीमांत भाग है। लेकिन अगर पूछे प्लेट सीमा, प्लेट सीमा, प्लेट बाउंड्री, इसको कहा जाता है प्लेट मार्जिन, इसको कहा जाता है प्लेट सीमा को, ये प्लेट बाउंड्री और ये प्लेट मार्जिन। अब प्लेट सीमा का मतलब क्या है, बाउंड्री का मतलब क्या है? तो प्लेट सीमा का मतलब है जब दो प्लेटें आपस में गति करें तो एक दूसरे की ओर अगर आ रही हैं, तो जो हिस्सा दोनों के कांटेक्ट में आएगा, वो हिस्सा कहलाता है प्लेट सीमा। वापस बता रहा हूं, प्लेट किनारे का मतलब प्लेट का सीमांत हिस्सा, प्लेट का सीमांत हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा है वो प्लेट किनारा। जब दो प्लेटें आपस में टकराएं, दूर जाएं, जहां जहां जो हिस्सा एक दूसरे के संपर्क में आए, जहां पर कोई क्रिया हो, एक्टिविटी हो, वो कहलाता है प्लेट सीमा। क्या कहलाता है? प्लेट सीमा। ये दोनों अर्थ समझ में आ गए क्या? ये होगी प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री, और ये है प्लेट मार्जिन। ये क्या है? प्लेट मार्जिन। बताना जरा, अगर मैं ये कहूं कि दो प्लेटें आपस में टकराई, तो जो हिस्सा एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, संपर्क में आया, उसे सीमा कहेंगे या किनारा कहेंगे? और प्लेट का जो सीमांत हिस्सा है उसे प्लेट किनारा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? प्लेटों के सीमांत भाग में, प्लेटों के सीमांत भाग में जितनी भी भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं, आपस में प्लेट टकराएं, दूर जाएं, एक दूसरे से रगड़ खाकर अगल बगल में खिसकें, वो सारी क्रियाएं कहलाती हैं प्लेट विवर्तनिकी। क्या कहलाती हैं? प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट शब्द है वो किसने दिया? टूजो विल्सन ने। प्लेट विवर्तनिकी किसने दिया? मॉर्गन ने। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी है, इस सिद्धांत का है वो प्रतिपादन किसने किया? तो बताएंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हैरी हेस ने। किसने किया? हैरी हेस ने किया। कब किया? 1960 में। कब किया? 1960 में। जो टेक्स्ट बुक है वो 1960 कहती हैं, एनसीईआरटी है वो 1962 कहती है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था, ठीक है, आरपीएससी के एग्जाम में, और इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए और ये बाद में डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो 1960 में ये टेक्स्ट बुक है वो मानती है 1960 में, ठीक है। इसके अलावा स्टॉलर एंड स्टॉलर की बुक आती है वो भी 1960 मानती है, सविंदर सिंह की बुक आती है वो भी इसको 1960 मानती है, एनसीईआरटी है उसमें उसको 1962 है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने कब दिया? 1960 में। ये सिर्फ सिद्धांत दिया, लेकिन हैरी हेस है वो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके पूरी तरीके से। तो अगर पूछा जाए इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या है वो किसके द्वारा की गई, तो बताएंगे वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा की गई? मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा। तो देखो चार चीजें हैं, इन चारों को ध्यान रखना है। प्लेट शब्द किसने दिया? टूजो विल्सन। प्लेट विवर्तनिकी शब्द मॉर्गन ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने। यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा की गई? मॉर्गन के द्वारा की गई। अब वैज्ञानिक व्याख्या के अलावा इस सिद्धांत में और कौन है वो आज तक जो भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने इसमें है वो सहायता दी? तो एक है वो नाम ध्यान में रखना, मैकेंजी। क्या नाम है? मैकेंजी। और एक है पार्कर। ये दो जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट एंड सीस्मोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में है वो बताया था, ठीक है। ये नाम अपने को है वो ध्यान रखने हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन में है वो पूछे जा सकते हैं और पूछे हुए हैं। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो एक दो कॉन्सेप्ट और सीखे अपन ने, एक प्लेट किनारा और एक अपन ने बात की प्लेट सीमा, प्लेट बाउंड्री एंड प्लेट मार्जिन। अब प्लेटों के संचलन तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अभिसारी प्लेट किनारा हो। एक तो कौन सा हो सकता है? अभिसारी प्लेट किनारा।
और अभिसारी प्लेट किनारा है, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है। अगर अभिसारी प्लेट किनारा है तो उसी को कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। क्या कहा जाता है? विनाशात्मक प्लेट किनारा। ये जो विनाशात्मक या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, ये कौन सा होता है? जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करें या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गति करें, एक दूसरे की तरफ गति करें। तो दो प्लेटें हैं और ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ गति है वो कर रही हैं, तब कैसी कंडीशन होगी उसके बारे में हम बात करते हैं अपन। अच्छा, इन दोनों प्लेटों में से हो सकता है एक प्लेट है वो कैसी हो? महाद्वीपीय प्लेट हो, और एक हो सकता है कैसी प्लेट हो? महासागरीय प्लेट हो। भारी कौन सी होगी? महासागरीय या महाद्वीपीय? महासागरीय प्लेट भारी होगी, बेसाल्ट की बनी हुई रहती है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। महाद्वीपीय ग्रेनाइट की बनी हुई है इसलिए उसकी डेंसिटी है वो कम है, हल्की है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेटें महासागरीय हों। तो प्लेट, एक प्लेट और दूसरी प्लेट के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो ऐसी कितनी परिस्थितियां बन सकती हैं प्लेटों के टकराने की? 3 परिस्थितियां। कौन कौन सी? एक महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय, दूसरी दोनों की दोनों महासागरीय हों, और तीसरी दोनों की दोनों महाद्वीपीय हों। तो अभिसारी प्लेट किनारा है, उसके लिए भी 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन तीनों में कॉमन चीज कौन सी होगी वो अपन देख लेते हैं। जैसे तीनों में एक चीज कंफर्म है कि एक प्लेट भारी होगी और दूसरी प्लेट हल्की होगी। अब हो सकता है कि दोनों अगर महासागरीय हों तो उनमें से एक भारी हो और एक हल्की हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों महाद्वीपीय हों लेकिन उसमें भी एक भारी हो और एक हल्की हो। अब यहां पर अपन देख रहे हैं महाद्वीपीय और महासागरीय। ये अपने को पता है महासागरीय कैसी होती है? भारी। और महाद्वीपीय कैसी होती है? हल्की। भारी प्लेट है वो नीचे धंसेगी या हल्की प्लेट है वो नीचे धंसेगी? भारी प्लेट है वो नीचे धंसेगी, ठीक है। महासागरीय प्लेट है ये भारी होती है, तो इसकी अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं तो इन दोनों की स्थिति क्या होगी? ये महाद्वीपीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, इसके नीचे महासागरीय प्लेट है, इसका क्षेपण हो जाएगा और ये महासागरीय प्लेट इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की तरफ जाएगी। तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही थी। भारी प्लेट महासागरीय है तो महासागरीय प्लेट का हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाएगा या सबडक्शन हो जाएगा या प्रत्यावर्तन हो जाएगा, एक ही बात है। या ऐसे भी कह सकते हैं ये नीचे धंस जाएगी। बात समझ आ रही है? हमेशा नीचे जो प्लेट जाएगी वो प्लेट 100% कैसी होगी? भारी। और जिस प्लेट के नीचे सबडक्शन हो रहा है वो कैसी होगी? हल्की। क्लियर है? अब ये जैसे दोनों प्लेटें हैं, सबडक्शन हुआ, ठीक है। ये हिस्सा जो नीचे जाएगा 100 किलोमीटर नीचे, ये नीचे ज्यादा तापमान होने की वजह से पिघल जाएगा और पिघलने की वजह से किसका निर्माण होगा? मैग्मा का निर्माण होगा। अब ये मैग्मा है, ये जो हल्के वाली प्लेट है इस पर आएगा और इस पर आकर ज्वालामुखी के रूप में ये प्रकट होगा, लावा के रूप में बाहर आएगा। अब ये एक छिद्र से आ रहा है या दरार से? छिद्र से। तो इसलिए ये केंद्रीय उद्भेदन हुआ या दरारी उद्भेदन? केंद्रीय उद्भेदन होगा, यानी केंद्रीय उद्भेदन के रूप में हल्की जो प्लेट है उस पर ज्वालामुखी है उसका निर्माण कर देगा। ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। अब देखो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी अगर एक महाद्वीपीय हुई और दूसरी महासागरीय। मान लिया इन दोनों प्लेटों की लंबाई बराबर थी पहले। अब जो भारी वाली प्लेट है उसकी लंबाई पहले की तुलना में कम हो गई या ज्यादा हुई? कम हो गई। वो नीचे जाकर मेल्ट डाउन कर गई, पिघल गई। पिघल गई यानी उस किनारे का विनाश हो गया। इसीलिए अपन ने इसको क्या कह दिया? विनाशात्मक प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है वो कह दिया। क्या कह दिया? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या विनाशात्मक प्लेट किनारा। और विनाश होगा तभी ये मैग्मा में है वो बदलेगी, और ये मैग्मा फिर हल्की प्लेट पर है वो किसके रूप में प्रकट होगा?
केंद्रीय उद्भेदन के रूप में। दो तरह से धरती पर लावा बाहर आ सकता है, एक तो किसी छिद्र या फीसर से, अगर फीसर के माध्यम से आए तो इसे कहा जाता है फीसर इरप्शन टाइप वोल्केनो, केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी। और अगर दरार से आए तो फीसर इरप्शन टाइप हो गया, और अगर छिद्र से आए तब उसे कह देंगे सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो दो तरह का उद्भेदन, एक केंद्रीय एक दरारी। दरार से हो फीसर इरप्शन, और अगर किसी छिद्र से हो केंद्र से हो तो सेंट्रल इरप्शन टाइप हो गया। क्लियर है इतनी बात? यहां पर कौन सा है? केंद्रीय उद्भेदन है। अब आगे है वो देखते हैं इन दोनों प्लेटों के टकराने का प्रभाव क्या क्या रहेगा। ठीक है, पहला भारी प्लेट है, उस भारी प्लेट का नीचे जाकर विनाश हो रहा है, विनाश होने से ये मैग्मा बन रहा है, ये मैग्मा हल्की प्लेट के ऊपर ज्वालामुखी के रूप में आ रहा है। ये एक प्रभाव हो गया केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी का निर्माण। किस पर हुआ? हल्की प्लेट पर। किस पर हुआ? हल्की प्लेट पर। दूसरा, ये जो हल्की प्लेट है ये इस भारी प्लेट के संपर्क में आई, संपर्क में आने की वजह से हल्की प्लेट का किनारा है, इस पर संपीड़न बल लगता है। कौन सा बल लगता है? संपीड़न बल लगता है, और संपीड़न बल से वलन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? वलन का निर्माण हो जाता है, फोल्ड है वो बन जाता है। धीरे धीरे ये वलन ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है ये और बड़ा होता जाएगा और लास्ट में वलित पर्वत बना लेगा। किसका निर्माण कर देगा? वलित पर्वत का निर्माण करेगा, फोल्डेड माउंटेन है वो बना देगा। अच्छा, ये फोल्डेड माउंटेन जो बन रहा है ये हल्की प्लेट के किनारे पर बन रहा है या भारी प्लेट के? हल्की प्लेट के किनारे पर बन रहा है। ये दूसरा प्रभाव हो गया इन दोनों के अभिसरण का। तीसरा, जब ये प्लेट घर्षण खाते हुए रगड़ खाते हुए नीचे जा रही है, धरती का 100 किलोमीटर हिस्सा रगड़ खाते हुए नीचे जा रहा है, तो घर्षण की वजह से भूकंप अनुभव किए जाएंगे। किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। तो घर्षण बल के प्रभाव से, कौन सा बल? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स है, उसके प्रभाव से भूकंप उत्पन्न होंगे, अर्थक्वेक है वो उत्पन्न होंगे। और ये भूकंप है वो कम तीव्रता वाले होंगे या अधिक तीव्रता वाले? अधिक तीव्रता वाले होंगे। इनकी इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इंटेंसिटी इनकी ज्यादा होगी। कितने प्रभाव हो गए? 3। चौथा, भारी प्लेट नीचे जा रही है, और भारी प्लेट कौन सी प्लेट है? महासागरीय। महासागरीय है, इसका मतलब इसके ऊपर पानी पाया जाएगा। यहां पर ये किनारा जब नीचे की तरफ धंसेगा तो धंसने की वजह से यहां पर एक खाई का निर्माण हो जाएगा, और इस खाई को कहा जाता है महासागरीय खड्ड या ओशिनिक ट्रेंच या महासागरीय खाई। इसको क्या कहा जाता है? महासागरीय खड्ड, या इसी को कहा जाता है ओशिनिक ट्रेंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशिनिक ट्रेंच है वो कहा जाता है, ओशिनिक ट्रेंच या महासागरीय खड्ड। तो देखो, महासागरीय प्लेट के किनारे पर बनी ओशिनिक ट्रेंच या महासागरीय खड्ड या महासागरीय खाई, और ये हिस्सा नीचे गया, इसकी वजह से यहां पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ। हल्के वाली प्लेट के मुड़ने की वजह से वलित पर्वत का निर्माण हुआ, और भारी प्लेट के घर्षण की वजह से भूकंप की उत्पत्ति हुई। और जो हिस्सा घर्षण करते हुए नीचे जा रहा था, ये वाला हिस्सा जो घर्षण करते हुए नीचे गया, ये वाला इलाका है, ये कहलाता है बेनियोफ जोन। क्या कहलाता है? बेनियोफ जोन कहलाता है। तो ये इलाका है वो कहलाएगा बेनियोफ जोन। ह्यूगो बेनियोफ ने बताया था, इसलिए कहलाता है बेनियोफ जोन कहलाता है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वदती बेनियोफ जोन। क्या कहा जाता है? वदती बेनियोफ जोन कहा जाता है। ये 4 प्रभाव होंगे अगर एक प्लेट महाद्वीपीय हुई और दूसरी प्लेट महासागरीय हुई। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कौन से महाद्वीप का मैप है? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका है, इसके पश्चिम में यहां पर एक जो छोटी प्लेट है उसका तो नाम क्या है? नाजका प्लेट। और नाजका प्लेट वास्तव में कौन सी प्लेट का एक हिस्सा?
प्रशांत प्लेट का, कौन सी प्लेट का? प्रशांत प्लेट है, उसका एक भाग है। तो प्रशांत प्लेट एक बड़ी महासागरीय प्लेट, उसी का एक हिस्सा नाजका प्लेट। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये कौन सी बड़ी प्लेट का भाग है? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। कौन सी प्लेट है? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, उसका हिस्सा है ये, अमेरिकन प्लेट का बड़ा भाग। अब इन दोनों में से यहां पर, इन दोनों जगह पर, यानी दक्षिणी अमेरिकन और प्रशांत प्लेट है, उसकी सीमा है, वहां पर ये दोनों प्लेटें हैं, इनका अभिसरण हो रहा होगा। और जहां पर अभिसरण हो रहा होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं नाजका प्लेट का अभिसरण हो रहा है, तो नाजका प्लेट भारी है या अमेरिकन प्लेट? नाजका प्लेट। तो नाजका प्लेट भारी है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है वो कैसी है? हल्की है। अब ध्यान से देखना जरा इसको, ये नाजका प्लेट भारी है, तो भारी वाली प्लेट हल्की प्लेट के नीचे की तरफ जाएगी। जब नीचे की तरफ जाएगी तो किनारे वाला हिस्सा है हल्की प्लेट का, किनारे वाला हिस्सा संपीड़न बल की वजह से, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से यहां पर फोल्ड बन जाएगा, वलन बन जाएगा। और वलन बनने से यहां पर एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंडीज पर्वत। तो एंडीज का निर्माण हल्की प्लेट पर हुआ या भारी प्लेट पर? अच्छा, कौन से बल की वजह से? संपीड़न बल की वजह से। यानी एंडीज है, उसका निर्माण किसकी वजह से? संपीड़न बल की वजह से, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। अब ये जो कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, ये कौन सी प्लेट है वो लगा रही है? नाजका प्लेट। और नाजका नहीं दे इसका मतलब प्रशांत प्लेट है वो। दूसरा, ये जो प्लेट है इसके नीचे नाजका प्लेट है, उसका सबडक्शन हुआ होगा, प्रत्यावर्तन हुआ होगा, क्षेपण हुआ होगा, और इसकी वजह से नीचे ये वाली नाजका प्लेट नीचे पिघली होगी, और पिघल कर यहां पर कई ज्वालामुखी पर्वत हैं, उनकी उत्पत्ति हुई होगी। अपन ने बात की भी है, माउंट अकांकागुआ, ओजास डेल स्लादो, माउंट सबनकाया, कोटोपेक्सी, चिम्बाराजो, ये सारे के सारे अगर आपसे पूछ लें कि एंडीज पर्वत में ये जो ज्वालामुखी पर्वत पाए जा रहे हैं एंडीज पर्वत श्रेणी में, ये कौन सी प्लेट के पिघले हुए हिस्सों की वजह से पाए जा रहे हैं? नाजका प्लेट के पिघले हुए हिस्सों की वजह से। क्योंकि नाजका प्लेट कैसी है? भारी या हल्की? भारी। तो कौन सी प्लेट का विनाश हो रहा है? नाजका का या दक्षिणी अमेरिकन का? नाजका का। तो एक, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरा, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई। तीसरा, नाजका प्लेट जब घर्षण करते हुए नीचे जाएगी तो यहां पर किसकी उत्पत्ति होगी? भूकंप की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? भूकंप की उत्पत्ति होगी। और चौथा, इस महासागरीय प्लेट के सीमांत भाग में यहां पर एक ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा। यहां पर एक ट्रेंच पढ़ी थी अपन ने, कौन सी? पेरू चिल्ली ट्रेंच या पेरू चिल्ली खाई है। इसका निर्माण कौन सी प्लेट पर हुआ? नाजका प्लेट पर। क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल, एक तरीका हो गया कि एक प्लेट महाद्वीपीय और एक प्लेट कौन सी? महासागरीय। दो तरह की प्लेटें हैं, ये आपस में टकरा रही हैं। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और वो एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एक प्लेट अगर महाद्वीपीय की जगह महासागरीय तो अपन ने देख ली, दूसरी कंडीशन कैसी हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है दोनों महासागरीय प्लेट हो सकती हैं। कैसी प्लेटें हो सकती हैं? महासागरीय। तो देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट है, वो दोनों की दोनों हैं, लेकिन दोनों में से एक भारी है और एक हल्की है। मान लिया कि ये ए महासागरीय प्लेट है, जापान वाली प्लेट है, ये हल्की है, और दूसरी जो प्रशांत प्लेट है महासागरीय है, ये भारी है। ठीक है? जापान प्लेट जो महासागरीय प्लेट है वो हल्की है, और जो दूसरी महासागरीय प्लेट प्रशांत प्लेट है वो भारी है। भारी प्लेट है वो नीचे जाएगी, तो भारी प्लेट है वो नीचे गई। अब देखो, हल्की प्लेट है, वो हल्की प्लेट है, उसका किनारा है वो मुड़ेगा, और मुड़ने की वजह से यहां पर ये जब हिस्सा मुड़ेगा, अब महासागरीय है, महाद्वीपीय मुड़ रही थी तब तो किसका निर्माण हो रहा था? पर्वतों का, वलित पर्वतों का। अगर महासागरीय हुई तब किस किस का निर्माण होगा वो अपन देखते हैं। मैं इसको पूरे को एक बार मिटा देता हूं।
देखो दूसरी प्लेट है, ये भी महासागरीय है, और महासागरीय प्लेट है, उसके नीचे दूसरी महासागरीय प्लेट है, उसका सबडक्शन अगर होगा तो कैसी कंडीशन है वो पाई जाएगी, वो अपन देखते हैं। यहां पर ये प्लेट इधर मूव कर रही है और ये प्लेट इधर मूव कर रही है। ये प्लेट भारी है और प्रशांत प्लेट है, और ये प्लेट हल्की प्लेट है जो जापान प्लेट है। ठीक है, दोनों प्लेटें महासागरीय हैं। महासागरीय प्लेटें हैं वो दोनों बेसाल्ट की बनी हुई रहती हैं। किसकी बनी हुई रहेंगी? बेसाल्ट की। तो हल्की प्लेट का जो किनारा है वो ऊपर उठ जाएगा। हल्की प्लेट का किनारा क्या करेगा? ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठने से इसके ऊपर पानी पाया जा रहा है ना, यहां पर भी तो पानी पाया जा रहा है, दोनों महासागरीय प्लेटें हैं। ऊपर उठने से द्वीप का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? द्वीप का। अब एक बार देखो जरा, मान लो ये महासागरीय हल्की है, ये महासागरीय भारी है, तो भारी प्लेट नीचे की तरफ जाएगी। भारी प्लेट क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगी। जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये हल्की वाली प्लेट है, इसका किनारा ऊपर उठ जाएगा। पूरा का पूरा किनारा जब ऊपर उठेगा तो छोटे छोटे है वो द्वीप बन जाएंगे, और द्वीपों की एक सीरीज बन जाएगी। ऐसे द्वीपों की सीरीज को कहा जाता है द्वीपीय चाप। क्या कहा जाता है? द्वीपीय चाप, या आइलैंड आर्क है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइलैंड आर्क कहा जाता है, या इन्हीं को कहा जाता है द्वीपीय तोरण। अभी एक बार के लिए यही समझ लो कि ये द्वीपों के एक समूह है, या इसी को फेस्टून्स है वो कहा जाता है। आइलैंड फेस्टून्स या आइलैंड आर्क, द्वीपीय चाप का निर्माण हो गया। अच्छा, द्वीपीय चाप का जो निर्माण हुआ या द्वीप का जो निर्माण हुआ वो किस पर हुआ? हल्की वाली महासागरीय प्लेट या भारी वाली? यानी हल्की महासागरीय प्लेट है। कौन सी? हल्की महासागरीय प्लेट है। उस प्लेट के किनारे पर द्वीपीय चाप का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? द्वीपीय चाप का निर्माण हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ये एक प्रभाव। दूसरा, महासागरीय प्लेट जो भारी थी वो जो नीचे धंसी, नीचे धंसकर है वो वहां पर उच्च तापमान की वजह से पिघल जाएगी और किस में बदल जाएगी? मैग्मा में। ये मैग्मा हल्के वाली प्लेट के ऊपर केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाएगा। ये द्वीप तो एग्जाम्पल हैं जापान वाले द्वीप, और उन जापान वाले द्वीपों पर खूब सारे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। अपन ने वो बात की हुई है, जापान में फोसा मैग्ना, क्या नाम था? फोसा मैग्ना। लगभग 500 ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला जो जापान के कौन से द्वीप में थी? होन्शु द्वीप में। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। इस होन्शु द्वीप की फोसा मैग्ना है, उसका निर्माण हुआ भारी प्लेट की वजह से या हल्की प्लेट की वजह से? भारी प्लेट की वजह से। लेकिन कौन सी प्लेट पर? हल्की प्लेट पर। किसका निर्माण हुआ? फोसा मैग्ना। यानी वास्तव में फोसा मैग्ना क्या है? केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। कौन से? केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं, उनकी एक श्रृंखला है। ठीक है। अच्छा, दोनों में कुछ अंतर आ रहा है क्या? पहले महाद्वीपीय और महासागरीय थी, अब दोनों की दोनों महासागरीय हैं। एक अंतर आ रहा है। कैसे? ये द्वीपों का निर्माण है ये अलग हो रहा है। वहां पर तो स्थल भाग था तो किनारा मुड़ गया तो वलन का निर्माण हो गया, वलित पर्वत बन गए। यहां पर किसका निर्माण हो गया? द्वीपों का निर्माण हो गया। और उन द्वीपों में पाए जाते हैं ज्वालामुखी। द्वीपों में क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी। दूसरा, भारी प्लेट का जो किनारे वाला हिस्सा है वो नीचे धंसा, इसलिए यहां पर ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा, खाई का निर्माण हो जाएगा, महासागरीय खड्ड का निर्माण हो जाएगा। सेम स्थिति उसमें भी थी। यानी अगर महासागरीय प्लेट, एक प्लेट, कोई भी अगर एक प्लेट महासागरीय हुई और जो भारी है, इसका मतलब उसके किनारे पर ओशिनिक ट्रेंच या महासागरीय खड्ड या महासागरीय खाई का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये अपन ने है वो 3 प्रभाव है वो देख लिए। कितने प्रभाव? 3 प्रभाव। अब ये जो हल्की प्लेट रह गई, हल्की वाली प्लेट है, इस द्वीप के पीछे की तरफ का हिस्सा है, ये हल्की प्लेट है, और इस द्वीप के पीछे की तरफ का हिस्सा है, वहां पर कम गहराई वाला सागर रहेगा, छिछला सागर रहेगा, सेलो सी है वो रहेगा। कैसा सागर है ये? छिछला सागर है वो रहेगा। इस छिछले सागर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
इसको कहा जाता है बैक आर्क बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक आर्क बेसिन है वो कहा जाता है। अच्छा, बैक आर्क बेसिन है, उसका कोई एग्जांपल है क्या? है। कौन सा है? जैसे जापान सागर। जैसे कौन सा सागर है? जापान सागर। ठीक है, ये कितने प्रभाव कर लिए अपन ने? 4। चौथा, इसके बाद में ये घर्षण बल की वजह से यहां पर भी भूकंप आएंगे, और भूकंप बेनियोफ जोन में आएंगे या वदती बेनियोफ जोन में आएंगे, और इन भूकंपों की तीव्रता कम होगी या अधिक होगी? अधिक होगी। तीव्रता कैसी होगी? अधिक होगी। और अधिक तीव्रता के लिए जो चीज जिम्मेदार है वो क्या है? अपने पहले भी बात की हुई है, महासागरीय प्लेट का जब धंसाव होता है, प्रत्यावर्तन होता है, सबडक्शन होता है, क्षेपण होता है, तो उसके साथ थोड़ा सा पानी की मात्रा भी है वो नीचे जाती है। ये पानी है, इसमें गुप्त उष्मा लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होती है, और ये लेटेंट हीट नीचे से फोर्स लगाती है। जब तक एनर्जी का सोर्स नहीं रहेगा, केंद्रीय उद्भेदन विस्फोटक नहीं हो सकता। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स क्या है? जलवाष्प, वाटर वेपर। ठीक है, प्रेशर कुकर हो, उसमें क्या होता है? वाटर वेपर ही होती है, जलवाष्प भी होती है, पर खच्चे उड़ा देती है, कई बार सिटी चौक हो जाए तब 2 लीटर जलवाष्प नहीं होती उसमें। तो सोच के देखो, महासागरों के किनारे से कितना पानी है वो जाएगा, और ये पानी जाएगा तो नीचे से फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, यहां पर विस्फोटक ज्वालामुखी है वो उत्पन्न होंगे। तो यहां पर भूकंपों की उत्पत्ति होगी। और कैसे भूकंप होंगे? अधिक तीव्रता वाले। तीव्रता कैसी होगी? अधिक तीव्रता होगी। कंफर्म है? ठीक है, ये टोटल 4-5 प्रभाव हैं। ये अगर महासागरीय प्लेट रही तो होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कि इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है। देखो यहां पर ये जापान द्वीप है, और जापान द्वीप देखो एक निश्चित श्रेणी के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं, एक सीरीज के रूप में दिखाई दे रहे हैं, आर्क के रूप में, चाप के रूप में। प्रकार से अपन चाप डालते हैं ना, तो वैसे चाप के रूप में दिखाई दे रहे हैं, आइलैंड आर्क, इसीलिए द्वीपीय चाप कहा जाता है। इसके पूर्व में यहां पर प्लेट कौन सी? प्रशांत प्लेट। कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट है। इधर यहां पर अपन ने बात की हुई है ओखोटस्क, यहां पर आमूर। होकेडो है वो ओखोटस्क प्लेट का एक हिस्सा। ठीक है, इसके नीचे आमूर, इसके नीचे यांगटीजी, यहां पर फिलीपींस और इसके बीच में एक ओकिनावा, इसके अलावा कैरोलिन। बाकी प्लेटें अपने ध्यान है। ये जो जापान वाला हिस्सा है यहां पर प्रशांत प्लेट है, इसका सबडक्शन हो रहा है जापान वाले हिस्से के नीचे। किसके नीचे? जापान वाले हिस्से के नीचे हो रहा है। तो यहां पर एक ट्रेंच का निर्माण हो गया, और उस ट्रेंच को है वो नाम दिया गया जापान ट्रेंच। क्या नाम दिया गया? जापान ट्रेंच है वो नाम दिया गया। ये जापान ट्रेंच हो गई। जापान में खूब सारे ज्वालामुखी है वो पाए जाते हैं, और जापान में भूकंप भी बहुत आते हैं। एक साल में लगभग 1500 भूकंपों की उत्पत्ति होती है। आपसे पूछ लें, जापान में भूकंप कौन सी प्लेट के सबडक्शन की वजह से, प्रत्यावर्तन की वजह से आते हैं? प्रशांत प्लेट के सबडक्शन की वजह से। ठीक है, इस जापान प्लेट के पश्चिम में ये वाला हिस्सा है, ये एक सागर के रूप में रह गया, और इस सागर, ये सागर है, इसके लिए कॉमन नाम क्या है? तो बताएंगे, इसका कॉमन नाम है बैक आर्क बेसिन। क्या नाम है? बैक आर्क बेसिन। ठीक है, या इसी को पश्चापीय बेसिन भी कहा जाता है। बेसिन का मतलब होता है जिसके किनारे ऊपर उठे हुए हो और बीच का भाग नीचे हो। वास बेसिन है, अपन हाथ धोते हैं, किनारे ऊपर उठे हुए रहते हैं और बीच का हिस्सा नीचे धंसा हुआ रहता है। बेसिन के लिए हिंदी में जो शब्द है वो है द्रोणी। जनरली अपन इंग्लिश का शब्द है वो काम में लेते हैं, बोलते हैं वास बेसिन में हाथ धो के आ रहे हैं, तो आज से उसको द्रोणी बोलना। हिंदी में अगर बोलो तो क्या कहेंगे? द्रोणी। ठीक है, तो ये जो बैक आर्क बेसिन है ये जापान सागर है, जापान के पश्चिम में है, पहला। दूसरा, जापान द्वीप, बैक ये है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? जापान द्वीप। तो बताएंगे द्वीपीय चाप का। किसका? द्वीपीय चाप का, आइलैंड आर्क का। तीसरा, जापान ट्रेंच, ये ट्रेंच का एग्जाम्पल हो गया, और ये कौन सी प्लेट पर है? प्रशांत प्लेट पर। और एक असर हो गया इसका प्रभाव का, सबडक्शन का, जापान में आने वाले भूकंप। क्लियर है? ये 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होगा, उसकी स्थिति को हो बताया गया है। कंफर्म है? तीसरी कंडीशन और देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी?
अगर दोनों प्लेटें कैसी हों, महाद्वीपीय प्लेटें हों, तब है वो क्या स्थिति रहेगी वो देखते हैं। ये भी कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। और मान लिया इन दोनों में ये भारी है। इसका एग्जाम्पल, ये मान लिया एक तो यूरेशियाई प्लेट के नीचे जिसका सबडक्शन हो रहा है वो कौन सी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। और एक और प्लेट है ना जिसका सबडक्शन हो रहा है वो कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो हल्के वाली प्लेट है वो कौन सी है, यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट। भारी कौन सी है, अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन, और हल्की कौन सी है, यूरेशियाई प्लेट। इन दोनों का एक दूसरे की ओर अगर अभिसरण हो तो उस अभिसरण की स्थिति है उसमें कौन कौन से है वो प्रभाव रहेंगे वो देखते हैं। ये अपने को पता है कि जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ है उसका धंसाव होगा, यानी जो भारी प्लेट है उसका धंसाव होगा, लेकिन दोनों हैं महाद्वीपीय। दोनों कैसी हैं, महाद्वीपीय। अब जब धंसाव होगा तो भारी प्लेट नीचे जाकर एस्थेनोस्फीयर में पिघल जाएगी, और पिघलकर है उच्च तापमान की वजह से किस में बदल जाएगी, मैग्मा में। अब देखो ये दोनों की दोनों ग्रेनाइट से बनी हुई प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं, तो दोनों प्लेटें हैं उनका घनत्व है लगभग बराबर है, ठीक है, लेकिन एक भारी है और एक हल्की है, तुलनात्मक रूप से दोनों में है वो देख रहे हैं अपन। तो दोनों के किनारे वाले हिस्से हैं वहां पर वलन पड़ेगा, दोनों के किनारे पर, इसके किनारे पर भी और इसके किनारे पर भी। जैसे यूरेशियाई प्लेट के किनारे पर जो वलित पर्वत बना, जैसे आल्पस पर्वत, जैसे कौन सा है, आल्पस पर्वत है, तो आल्पस पर्वत है ये भी वलित पर्वत, और इधर बना जैसे अफ्रीकन प्लेट का एग्जांपल लोगे तब तो एटलस, तब तो कौन सा हो गया, एटलस। और अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो हिमालय, इंडो ऑस्ट्रेलियन के संदर्भ में कौन सा आ जाएगा, हिमालय, ये भी वलित पर्वत। एक प्रभाव पहला, वलित पर्वतों का निर्माण, इसका निर्माण, वलित पर्वतों का निर्माण। तो वलित पर्वतों का निर्माण आपसे पूछा जाए हल्की प्लेट पर या भारी प्लेट पर, या दोनों पर, दोनों पर, हल्की प्लेट पर भी और भारी प्लेट पर भी। हल्की प्लेट यानी अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये तो भारी हो गई, और हल्की प्लेट का मतलब यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट में यूरोप पर जो पर्वत आल्पस माउंटेन, और आल्पस माउंटेन है या आल्पस पर्वत है वो भी वलित पर्वत। और जो भारी प्लेट पर पर्वत जैसे एटलस, ये तो कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका में, और हिमालय है वो भारत में या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उस पर। तो ये दोनों तरफ है वो, एक तो वलित पर्वतों का निर्माण हो गया एक चीज। दूसरा, अच्छा भारी प्लेट का जब सबडक्शन होगा, प्रत्यावर्तन होगा, या नीचे है वो धंसाव होगा, तो ये नीचे से जो मैग्मा बना है ये मैग्मा है यहां पर आएगा और वलित पर्वत के रूप में, ये जो वलित पर्वत है इनमें ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाएगा। और ज्वालामुखी भी कैसा होगा, केंद्रीय उद्भेदन वाला। कैसा होगा, केंद्रीय उद्भेदन वाला, सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो होगा, ज्वालामुखी होगा। कैसे ज्वालामुखी हैं, बिल्कुल हैं, आल्पस में भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा यूरोप के दक्षिणी भाग की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो है हिमालय। हिमालय है उसमें ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाए जाते। उसके पीछे दो रीजन है। पहला, हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो यह माना जाता है कि अगर ये मैग्मा ऊपर की तरफ उठता होगा तो ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ज्वालामुखी के रूप में प्रकट नहीं हो पाता, एक कारण, ठीक है। दूसरा, दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं तो घनत्व में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए
जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका जो सबडक्शन हो रहा है यूरेशियाई प्लेट के नीचे वो कम गहराई तक हो रहा है, यानी जो क्षेपण हो रहा है या प्रत्यावर्तन हो रहा है वो प्रत्यावर्तन कम गहराई तक हो रहा है। कौन सी प्लेट का? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से हिमालय में ज्वालामुखी पर्वतों की अनुपस्थिति पाई जाती है, पाए नहीं जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? कितने प्रभाव पढ़े? दो। तीसरा, अगर दोनों के बीच का एरिया कोई भूसन्नति है, छिछला सागर है, जियोसिंक्लाइन है, तो वो एरिया है वो वहां पर उपस्थित रहेगा। जैसे अगर अपन अफ्रीका और उसके बीच में बात करें, यूरोप महाद्वीप के बीच में बात करें, तो एक सागर है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूकंपों की उत्पत्ति होगी यहां पर भी, जहां पर भी दो प्लेटों का वो टकराट होगी तो घर्षण वाले क्षेत्र में यहां पर भी भूकंप आएंगे। तीव्रता कैसी होगी? अधिक होगी। इंटेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तीव्रता है वो ज्यादा होगी। ये यहां पर कॉमन विशेषताएं हो पाई जाएंगी। इसका एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और वो कौन सी प्लेट पर है वो देखते हैं। देखो वर्ल्ड का मैप है, उसमें अपन वो देखते हैं। यहां पर ये वाली कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट है, इसके उत्तर में जाएंगे तो ये वाली कौन सी प्लेट? यूरेशियाई प्लेट। इसके अलावा यहां पर ये वाली प्लेट कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी हैं और इसी वजह से जो भारी प्लेट हैं उनका सबडक्शन या प्रत्यावर्तन होगा। कौन सी प्लेट के नीचे? हल्की प्लेट के नीचे। और हल्की प्लेट कौन सी है? यूरेशियाई प्लेट। और इसी वजह से यहां पर ये आल्पस माउंटेन का निर्माण हुआ, इधर है वो एटलस माउंटेन का निर्माण हुआ, इधर हिमालय का निर्माण हुआ, इधर हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर, ठीक है, मकरान, सेंट्रल मकरान, खूब सारी माउंटेन रेंज है। इधर भी है, यहां पर अनातोलिया है, पठार है, पोंटिक है, टोरस है, एल्ब्रूस है, जैग्रोस है, खूब सारी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का। तो अभिसरण की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? तीन। एक तो महाद्वीपीय और महासागरीय। इसके बाद में दूसरी जो अवस्था है वो कौन कौन सी? महासागरीय और महासागरीय। और तीसरी अवस्था है वो कौन सी है? महाद्वीपीय और महाद्वीपीय। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ जरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वीपीय चाप का निर्माण कब होगा? जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, महासागरीय हो, या एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय? दोनों प्लेटें महासागरीय हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरीय खड्ड या ओशिनिक ट्रेंच पाई जा रही है, ओशिनिक ट्रेंच या महासागरीय खड्ड या महासागरीय खाई पाई जा रही है, इसका मतलब कंफर्म है कि दो में से कितनी प्लेटें हैं? ये कंफर्म है कि महासागरीय ही है। एक। कितनी प्लेट होगी? एक प्लेट कंफर्म महासागरीय है, तभी प्लेट पर महासागरीय खड्ड या ट्रेंच का निर्माण पाया जा रहा है। अच्छा, आपसे पूछा जाए ओशिनिक ट्रेंच हल्की प्लेट पर बनेगी या भारी प्लेट पर? भारी प्लेट पर। अच्छा, वलित पर्वत हल्की प्लेट पर बनते हैं या भारी प्लेट पर? कौन सी प्लेट के घर्षण की वजह से भूकंप आते हैं, हल्की प्लेट या भारी? भारी। अच्छा, अगर भारी प्लेट महासागरीय है और हल्की वाली महाद्वीपीय है, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय, कौन सी प्लेट है जिस पर वलित पर्वत पाए जाएंगे, महासागरीय या महाद्वीपीय? कौन सी प्लेट पर महासागरीय खड्ड पाया जाएगा? महासागरीय। कौन सी प्लेट के घर्षण की वजह से भूकंप आएंगे? महासागरीय। क्लियर है यहां तक? अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ये अभिसरण की तीन कंडीशन है और तीनों अपन है वो देख सकते हैं। एक बार एशिया का प्राकृतिक वाला मैप है वो निकालो एटलस में। ये दोनों महाद्वीपीय हैं, दोनों का। एटलस और इसका एग्जांपल हो गया ना, आल्पस माउंटेन।
एशिया का प्राकृतिक वाला मैप है ना वो निकालो, और एशिया प्राकृतिक है उसमें जापान है, वो देखो जरा। जापान के 4 द्वीप किए थे, होकेडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूशु, है क्या? और इन जापान के द्वीपों के पश्चिम की तरफ देखो, पश्चिम की तरफ जापान के द्वीप हैं, उसके पश्चिम की तरफ अगर देखोगे तो वहां पर कौन सा सागर? जापान सागर दिख गया होगा। ये बैकार्क बेसिन हो गया, पश्चापीय बेसिन हो गया, पश्चापीय द्रोणी होगी, छिछला सागर हो गया, सेलो सी हो गया। ये क्लियर है? जापान में फोसा मैग्ना, वो ज्वालामुखी पर्वतों का है, वो एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जापान में भूकंप आते हैं, वो सबडक्शन है, उसकी वजह से हो रहा है। और एक यहां पर द्वीपीय चाप, एक चाप के रूप में द्वीप पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये द्वीपीय चाप का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, जापान के ऊपर की तरफ जाओ जरा, ठीक है, ऊपर भी एक द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जा रही होगी, क्यूराइल द्वीप समूह। तो क्यूराइल हो गया, क्यूराइल से भी और पहले इसमें दे नहीं रखा, जैसे अल्यूशियन है वो है, अच्छा दे रखा है अल्यूशियन, फिर क्यूराइल, फिर जापान के नीचे बोनिन, ठीक है, रिक्यू द्वीप समूह उसी के पास में। ये सारे के सारे है वो द्वीपीय चाप के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? द्वीपीय चाप के एग्जाम्पल हैं। इसमें से जनरली एक क्वेश्चन है वो बहुत बार है वो पूछा जाता है, ठीक है।